students, good morning everyone। देखिए बेटा, आप सभी ने इससे पहले V1, V2 एंड V3 इन वीडियो के अंतर्गत हमारा प्रथम शीर्षक था उच्चारण स्थानान्य जो हमने पढ़ा, और इसके बाद हम V4 में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कारक, जो कि ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कारक के माध्यम से ही, कारक के द्वारा ही हम हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलने में समर्थ होते हैं। और कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, किसका प्रयोग कब होता है, ये सब कुछ कारक के माध्यम से पता लगता है। और इसके अंदर कर्ता के कौन कौन चिन्ह होते हैं, किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, इन सब की जानकारी हमको कारक से ही प्राप्त होती है। तो आइए बेटा, आज हम कारक पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें, आप सभी सुने। सबसे पहले हम इसमें जो हमारा विषय संस्कृत है, आप सभी जानते ही हैं। कारक के अंतर्गत V4 में हम बात पढ़ा रहे हैं आपको। परिभाषा देखिए, सर्वप्रथम ये जानते हैं कारक होता क्या है। तो देखो बेटा, कारक को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने पर हम इस समर्थ हो सकते हैं। तो सुनिए, क्रियाजनकत्वम इति कारके कथ्यते। क्रियाजनकत्वम, क्रिया सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब हिंदी में होता है कार्य, यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे कि सोना, खाना, पीना, उठना, चलना, बोलना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सभी क्या है, क्रियाएं होती हैं। और इन क्रियाओं का जनक, जनक का हिंदी अर्थ होता है पिता, यानी कि जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया का पिता है, जो क्रिया का जनक है, या जिसके द्वारा क्रिया उत्पन्न होती है, वह कारक कहलाता है। अर्थात देखो बेटा, इसमें एक मेन चीज क्या है कि क्रिया तभी होती है जब क्रिया करने वाला होगा, तो क्रिया करने वाला कहलाता है कारक, और कारक होगा तो ही वो क्रिया करेगा, यानी कार्य करेगा, और जो कार्य होता है वही क्रिया होती है। इसकी दूसरी परिभाषा भी मैंने यहाँ पर दर्शाई है आपको सरल अर्थ में समझने के लिए। तो देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि येन सह क्रियाया परस्परम संबंधम भवति तत् कारकेति कथ्यते। अर्थात येन, जिस से साथ या द्वारा, जिसके द्वारा या जिसके साथ क्रिया या क्रिया का परस्परम आपस में संबंधम भवति संबंध होता है, जिसके साथ क्रिया का आपस में संबंध होता है, तत् वह कारक है इति कथ्यते। कारक इस प्रकार कहलाता है। अर्थात कारक है तो क्रिया होगी, तो आपस में संबंध है। अगर कारक नहीं है, यानी क्रिया करने वाला ही नहीं है, तो क्रिया कैसे होगी? नहीं हो सकती। क्रिया करने वाला है तो क्रिया होगी, क्रिया करने वाला नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगी। इसीलिए कारक का और क्रिया का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, या हम ये कह सकते हैं गहरा संबंध होता है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि राम है फलम खादति। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ मैंने लिखा हुआ है, सामने देखिए, यह लिखा है कि राम फल खाता है। अब आप सब ये जान गए होंगे क्रिया कौन सी इसमें, खाता है, यानी खाती। तो खाता है क्रिया है, क्या खाता है? आम, यानी फल। फल कोई भी फल खाता है, लेकिन खाता कौन है? राम। तो राम खाता है। अब वो खाने को कुछ भी खाता है, फल खा सकता है, कोई भी सब्जी खा सकता है, कुछ भी खाने की वस्तु खा सकता है, लेकिन खाने वाला कौन रहेगा? राम। तो यहां मैंने राम को रेखांकित भी किया है, रेखांकित यानी अंडरलाइन।
तो रेखांकित भी किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राम है इस वाक्य में राम कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ राम खाने की क्रिया कर रहा है। क्योंकि अगर खाने वाला ही नहीं होगा तो खाने की क्रिया कैसे होगी? तो यहाँ पर खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक है। तो कारक और क्रिया का आपस में संबंध है कि राम खाता है, खाता कौन है? राम। तो राम और खाता है, तो राम तो हो गया कारक और खाता हो गई क्रिया। तो इन दोनों का आपस में गहरा संबंध या रिश्ता होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कारक और क्रिया क्या होते हैं, कारक क्या कहलाता है, ये परिभाषा को समझ में आ गई होगी। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक सारणी दर्शाई है, आप सभी देख रहे होंगे। इस सारणी के अंतर्गत मैंने यहाँ काफी चीजें नोट की हैं, जिसमें आपको यहाँ देखो मैंने 3 नाम लिखे। एक तो कारक, दूसरा क्या है बेटा? विभक्ति, और तीसरा क्या है? चिन्ह। यहाँ हम जितने कारक है सबका नाम लिखेंगे, लिखे हुए हुए इनमें कौन सी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह क्या क्या होता है, ताकि हम उनको आसानी से हिंदी के वाक्यों में देखकर या लिखे हुए देखकर समझकर उनको पहचान सकें। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। देखो बेटा, कर्ता कारक है क्या? कर्ता कारक के बारे में ये जान सकते हैं कि जो क्रिया करता है वो कर्ता हो, यानी क्रिया या कार्य करने वाला ही कर्ता कारक होता है। और इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये हमेशा फिक्स है। जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति अवश्य होती है। और उसका चिन्ह क्या है? ने। तो हम यहाँ इसको ने से पहचान सकते हैं। जैसे मोहन ने घोड़ा देखा, तो ने आ रहा है, तो ने क्या है? इसका पहचान चिन्ह है कि यहाँ पर मोहन ने तो घोड़ा भी देखा, मोहन ने देखा है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। इसी में आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या बेटा हमारा? कर्म कारक। अब यहाँ कर्म कारक के अंदर देखो लिखा हुआ है सामने विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। और चिन्ह क्या है इसका? को। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और चिन्ह होता है को। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि कर्म कारक क्या होता है? देखो बेटा, अभी आपने सीखा, मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया करता है वो कर्ता और जो कर्ता कार्य करता है वो क्रिया। लेकिन वो कार्य है क्या जिसको वो कर रहा है? जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, राम खाता है, खाता कौन है? राम। लेकिन वो क्या खाता है? क्या? क्या में क्या है? फल। तो फल क्या हो गया यहाँ पर? कर्म कारक। यानी कर्ता जो कार्य करता है वो कहलाता है कर्म कारक। और कर्म कारक का पहचान इसमें विभक्ति होती है द्वितीय, द्वितीय यानी दूसरे नंबर की, और चिन्ह होता है हमेशा को। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कर्ण कारक। अब कर्ण कारक के अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है तृतीया विभक्ति और चिन्ह भी लिखा है। एक तो होता है से, एक होता है द्वारा। देखो बेटा कि कर्ता जब कोई भी क्रिया करता है तो उस क्रिया को, उस कार्य को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सहयोग करता है, कोई ना कोई सहायता देता है। तो उसमें से और द्वारा दो चिन्ह लगते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मनीष बस से उदयपुर गया, तो बस से आ रहा है, तो यहाँ उदयपुर जाने में बस ने सहायता की है। और एक होता है द्वारा, मनीष रेल द्वारा अजमेर जाएगा, तो रेल द्वारा यानी कि रेल क्या करेगी? सहायता करेगी। तो से और द्वारा जहां पर भी ये दोनों चिन्ह आते हैं वहां पर हमेशा कर्ण कारक का ही प्रयोग होता है। और कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। ये सभी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो देखिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं अगले कारक की। इसका नाम क्या है? संप्रदान कारक। क्या नाम है? संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की बात करें तो विभक्ति कौन सी होती है? इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है? के लिए। अब आप इसको समझिए कि संप्रदान कारक को हम कैसे पहचानते हैं, के लिए किस प्रकार लगाया जाता है। तो इसके बारे में सुनिए आप ध्यानपूर्वक। देखो बेटा, आप सभी जानते हैं कि क्रिया जो करता है वो कर्ता होता है।
तो कई बार क्या होता है, हम अपने लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। हम सुबह जब जागते हैं तो जागने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारी कार्य या क्रियाएं करते हैं, लेकिन आप देखा होगा अधिकतर जो क्रिया है वो हम हमारे लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रिया भी हम करते हैं, करता भी हम हैं, लेकिन वो क्रिया हम स्वयं यानी खुद के लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं। तो जब दूसरों के लिए क्रिया होती है तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई अतिथि आया, मेहमान आया, तो आप उसका एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि बालिका का नाम सीता है, सीता अतिथि के लिए जल लाती है। अब जल लाने कौन गई है? सीता। लाई क्या है? जल। जल क्या है? लाती है। तो लाती क्रिया हो गई, कौन लाती है? सीता। सीता क्या हो गई? कर्ता। क्या लाती है? क्या क्या यानी कर्म, अर्थात जल। जल क्या हो गया? कर्म का। लेकिन किसके लिए लाती है? अतिथि के लिए। तो के लिए हो रहा है मैच, तो यहां अतिथि के लिए क्रिया की जा रही है, तो वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु, अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या होता है इसके बारे में सुने आप। देखो बेटा, अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी, और इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि से अलग होना से ऊपर भी आया था और से यहां पर भी आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ण कारक है या ये अपादान कारक है? इसका पता कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में ना देखो समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए यहां पर तो था कि सहायता किया जा रहा है, कि बस से जा रहा है, रेल द्वारा जा रहा है, तो वो सहायता कर रही है। लेकिन यहां पर जो से है उस सब पे अगला क्या है? अलग होना है, मतलब उसको बांट रहा है, उसको वहां से हटा रहा है। जैसे कि आप सभी बच्चे सुबह के समय जाकर नहा धोकर घर से स्कूल के लिए आते हैं, तो जैसे ही आप घर से स्कूल आएंगे तो घर से क्या हो गए? आप अलग हो गए। तो अलग किससे हुए? घर से। और कहां पर आ गए? स्कूल में। तो घर क्या हो गया? अपादान कारक। कई बार आप जब घर से चलते हैं, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं अच्छा मम्मी मैं अब घर से स्कूल जा रहा हूं। तो घर को छोड़ दिया, स्कूल आ गया। फिर यहाँ पर पढ़ता है बच्चा, फिर छुट्टी होती है, उसके बाद क्या होता है? वो वापस घर जाता है, तो स्कूल को छोड़ देता है, फिर घर पहुंच जाता है। तो जब घर से घर को छोड़ा था तो घर अपादान कारक था, लेकिन जैसे बैल लगी, छुट्टी हो गई, स्कूल से घर गया तो उसने स्कूल को छोड़ा, तो स्कूल क्या हो गया? अपादान कारक। तो जिससे अलग हुआ जाए वह होता है अपादान। ठीक है बेटा। अगला आता है संबंध का। अब संबंध नाम से पता लग रहा होगा, संबंध, संबंध रिलेशन, यानी कि संबंध होता है। इसलिए विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। चिन्ह क्या होता है? का, के। देखो बेटा, आज हम जहां भी रहते हैं हमारे समाज के अंतर्गत, और उस समाज में एक कॉलोनी के अंतर्गत और एक कॉलोनी में हमारे घर के अंतर्गत हम निवास करते हैं, रहते हैं। और हमारा जो घर है उस घर में हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं, तो उन सभी से हमारा रिश्ता है। कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारे पिताजी हैं, कोई हमारी माता है, कोई दादाजी है, कोई दादी जी है। इस प्रकार रिश्ता जुड़ा होता है। ये तो हो गया एक सजीव रिश्ता। कई बार निर्जीव रिश्ता भी होता है। अब निर्जीव कैसा होता है? जैसे कि बैग, आपका जो बस्ता है जिससे आप स्कूल लेके आते हैं, अगर वो कहीं भी रखा हुआ है घर में और किसी ने पूछा भाई ये किसका बस्ता है, तो जिसका होगा उसका नाम लिया जाएगा कि ये तो मीना का बैग है। तो मीना का बैग से क्या हो गया? रिश्ता। कई बार अपने फ्रेंड को दिखाते हो, देखो वो मेरा घर है, तो घर का रिश्ता उस बच्चे से हो गया कि घर किसका है? उस बच्चे। तो ये क्या है? संबंध। तो संबंध जो बताया जाएगा वह संबंध कारक होता है। विभक्ति षष्ठी होती है और उसकी पहचान होती है का, के और की। जैसे वह सुरेश का भाई है, सुरेश का आ गया संबंध कारक।
वे सभी बच्चे मनीष के, तो वो सभी बच्चे जो भी है वो मनीष के आ रहा है, संबंध हो गया ये संबंध का। और की यह मीना की माता है, तो मीना की आ रहा है, तो ये माता और मीना का संबंध हो गया। इस प्रकार हम इसको पहचान लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वां बिंदु आता है हमारा अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में देखो बेटा विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति, और चिन्ह क्या होता है, में पर। अब यहाँ पर में पर देखो बेटा अधिकरण कारक क्या हम समझते हैं कि होता क्या है। अधिकरण का तो होता है आधार, एक आधार। आप सभी कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए एक आधार चाहिए। आधार मतलब कोई स्थान तो हो। आपको क्रिकेट मैच खेलना है तो क्रिकेट का मैदान होना चाहिए, बैट बॉल होने चाहिए, लेकिन मुख्य आधार क्या है, एक खाली जगह, मैदान तो हो पहले, कि बैट बॉल लाया जा सकता है लेकिन मैदान नहीं लाया जा सकता। मैदान तो फिक्स जगह निश्चित है, वो तो रहेगा वहां पर, ठीक है जी। पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है, अगर पेड़ है तो पक्षी उस पेड़ पर बैठ जाएगा, तो पक्षी के बैठने का आधार क्या हो गया, वो पेड़। तार बंधा हुआ है, कोई भी लकड़ी लगी हुई है, कोई पक्षी बैठा, कोई भी आपने रस्सी बांधी कुछ भी, तो उस पर बंधी और बंद कर उसको खींच के हमने लगा दिया, लेकिन उसका आधार क्या था, उस लकड़ी के सहारे, एक कील के सहारे हम उसको बांध देते हैं, तो ये क्या है, उसका आधार होता है। तो कोई भी काम करना है उसके लिए आधार जरूरी है। आप सब स्कूल आते हैं, स्कूल क्या है, पढ़ने का आधार है, जहां आपके चरित्र का निर्माण होता है, जहां आपके गुणों को और फैलाया जाता है। तो ये स्कूल क्या हो गया, आपके चरित्र का निर्माण करने का और अध्ययन करने का एक क्या है, आधार है। तो इसलिए यहां में और पर चिन्ह प्रयोग होता है। कैसे, घर में बालक खेल रहे हैं, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो घर में, घर क्या है, आधार है। बच्चे आराम से खेल रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि घर उनका खुद का है, तो घर क्या हो गया, आधार हो गया। इसके अलावा पर, मैदान पर बच्चे दौड़ रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पर आ रहा है, पर क्या है, आधार हो गया, क्योंकि बैठने का, खेलने का जो आधार है वो इसके अंतर्गत समझाया जाता है। इसीलिए अधिकरण कारक में विभक्ति सप्तमी होती है और उसका चिन्ह होता है में पर। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम बिंदु की। अब अंतिम बिंदु क्या है बेटा, वो सुनिए, संबोधन कारक। संबोधन कारक नाम से लगा संबोधन, विभक्ति भी संबोधन और चिन्ह होता है हे ओ अरे। देखो बेटा आप सभी जानते हैं कई बार व्यक्ति हमारी तरफ मुंह खड़ा होता है, हम आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति से बात करनी है और वो मान लो उस तरफ सामने की ओर जा रहा है, उसका आगे जो मुंह वाला हिस्सा दूसरी ओर है, दूसरी दिशा की ओर है, और आप उससे बात करना चाहते हो, वो आपका पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई अपरिचित भी हो सकता है। तो आप उससे बात करने से पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आवाज लगानी पड़ेगी, उनको पुकारना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको संबोधित करना पड़ेगा, तब वो आपकी ओर देखेंगे और देखने के बाद आप आसानी से उसका भी वार्तालाप या बातचीत कर सकते हैं। तो पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए कुछ शब्द हैं, हे ओ अरे। जैसे मान लीजिए, हे बच्चों मेरे पास आओ, तो हे बच्चों, जैसे बच्चों मतलब बच्चे आपको पलट के देखेंगे और फिर कहोगे आप मेरे पास आओ, तो बच्चे अपने आप में पास आ जाएंगे। तो संबोधित किया, मान लीजिए बच्चे खड़े, बड़े व्यक्ति खड़े, महिला खड़ी है, लड़कियां खड़ी है, पशु पक्षी है, सब है, आप कहोगे मेरे पास आओ। अब वो सब ये सोचेंगे किसको बुलाया जा रहा है, और सबको बुलाओगे तो कैसे एडजस्ट करोगे, मतलब ही नहीं है। तो आप जिसको बुलाओगे उसको आपको बोलना पड़ेगा, उसको आपको संबोधित करना पड़ेगा, उसको संबोधन करना पड़ेगा, तभी वो आपकी ओर आएगा और आप उससे बातचीत कर सकेंगे। तो ये हे, ओ और अरे, ये तीनों चिन्ह ऐसे होते संबोधन के, जिनको बोलना पड़ता है, पुकारना पड़ता है, जिससे वो आपकी ओर देखे और देखने के बाद आप ये पता लगा सकें कि उसने आपकी ओर देख लिया है, और फिर आप उनके साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो आज हमने V4 के अंदर ये सब पढ़ा।
आगे हम V5 बनाएंगे, उसमें भी इसके आगे वाले भाग को हम समझाएंगे। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें और आप सभी अपने घर पर रहकर सावधानी से घर में रहें, अध्ययन करें, सफाई से रहें और खुश रहें। ओके बेटा।